विजयनगर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। विजयनगर में ठंड का ऐसा कहर था कि खून भी जम जाए, और ऊपर से हरीश के घर में गरीबी ने बुरी तरह अपना डेरा जमा रखा था। बाहर मूसलाधार बर्फीली हवाएं चल रही थीं और घर के अंदर केवल 3 लोग थे, हरीश, उसकी पत्नी कविता और उसका बूढ़ा पिता। गरीबी और बाहर बरसती आफत की वजह से घर में अक्सर क्लेश होता रहता था। टूटी छत से टपकता बर्फीला पानी और खाली रसोई ने सबका जीना मुहाल कर रखा था। एक दिन जब बाहर बर्फीला तूफान गरज रहा था, तभी बूढ़ा पिता कांपते हुए अपनी बहू से कहता है, बहू, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठंड से जान निकल रही है और कल से अन्न का एक दाना नहीं गया। कुछ खाने को गर्म हो तो दे दे। अब ये भूख और ये सर्दी सही नहीं जाती। कुछ खा लूंगा तो थोड़ी राहत मिलेगी। कविता, जो खुद ठंड में घर काम कर कर के परेशान थी, झल्लाहट में अपने ससुर से बोलती है, बाबूजी, अगर हमारे पास कुछ होता तो मैं आपको भूखा क्यों रखती? मैं भी तो भूखी हूँ। ठंड से मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। आपके नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। न जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरी शादी इस निकम्मे और आलसी आदमी से हुई। बाहर देखो कैसा प्रलय आया है और घर में एक सूखी लकड़ी तक नहीं है जलाने को, और वो खुद कहीं घूम रहा होगा। उसको घर की कोई चिंता भी नहीं है। बहू, ऐसा मत कहो। हरीश तुम्हारा पति है और वो जंगल लकड़ियां लेने ही गया है, घूमने नहीं गया कहीं। अरे, पति होकर कौन सा सुख दिया है उसने मुझे? जब से शादी हुई है 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। कभी खाने को मिलता है तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। इससे अच्छी तो मैं अपने घर में जिंदगी जी रही थी। कम से कम समय पर खाना तो मिलता था। ऐसे 2-2 दिन भूखा तो नहीं रहना पड़ता था। इतना कहकर कविता फूट फूट कर रोने लगी। उसको गुस्सा आ रहा था, पर वो रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी कि तभी वहां हरीश भी बिना लकड़ियां लिए खाली हाथ ही घर आ जाता है। और कविता को रोता देख हरीश सोचने लग जाता है, अब और नहीं सहा जाता। ये बर्फीला तूफान और ये गरीबी हम सब की जान ले लेगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक काम करता हूँ, विकास के पास जाकर कुछ सहायता मांगता हूँ। वो रईस है, उसके पास पक्का मकान और खुद का लकड़ियों का भंडार है। वो मेरी मदद जरूर करेगा। अगर अब भी मैंने मदद नहीं मांगी तो रात तक सब ठंड से मर जाएंगे। इतना सोचकर हरीश ने अपनी गति पुरानी शॉल ओढ़ी और बाहर उस जानलेवा बर्फबारी में अपने मित्र विकास के घर की ओर चल पड़ा। पैर बर्फीली हवाओं से जमते जा रहे थे, लेकिन हरीश चलता रहा। जब हरीश कांपता हुआ विकास के विशाल और गर्म घर पहुंचता है, तो हरीश की हालत देखकर उसका मित्र विकास सोफे पर बैठा हाथ सेकता हुआ पूछता है, क्या बात है हरीश? इस प्रलय जैसी ठंड में तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं विकास, गरीबी और इस मौसम की मार ने कमर तोड़ दी है। घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है। छत टपक रही है। हर दिन घर में चिकचिक रहती है। गरीबी ने जैसे चैन सुकून सब छीन लिया है। अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद हम इस ठंड में मरने से बच जाएं। कम से कम घर में थोड़ी शांति तो आ जाएगी। देखो हरीश, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पहले ही धन से कई बार तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। तुमने आज तक मेरा एक भी पैसा नहीं लौटाया। ऐसा कब तक चलेगा? तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जब भी तुम्हारे पास धन खत्म हो जाता है तो तुम इस तूफान में भी मेरे पास चले आते हो। मैंने दोस्ती का लिहाज किया, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरा भी परिवार है, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। मेरा बेटा अब पढ़ने स्कूल जाएगा, मेरा खर्चा और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अब तुम मेरी मदद नहीं करोगे, है ना? यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुझसे भीख मांगने से अच्छा है कि तुम इस मौसम का सामना करो, कुछ मेहनत मजदूरी करो और अपने परिवार का पेट पालो। तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। बेचारी कविता। हरीश की आंखों में आंसू आ गए। अपने मित्र विकास की बात सुनकर हरीश का मुंह लटक गया। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी और विकास के घर की गर्माहट उसे और ललचा रही थी, पर हरीश बिना एक और शब्द बोले अपने घर की ओर चला गया। बस विकास से ही उम्मीद थी, वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता था, लेकिन अब वो उम्मीद भी इस बर्फ में दफन हो गई। अब मैं क्या करूं? सुबह से पेट खाली है और ठंड हड्डियों को गला गई है। ये सोचते सोचते हरीश घर पहुंच जाता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और ठंड से शरीर कांप रहा था, इसलिए वह अपनी पत्नी कविता से कहता है, कविता जल्दी से कुछ गर्म खाने को ले आओ, या कम से कम गर्म पानी ही दे दो, शरीर में अब जान नहीं बची है। कविता ने गुस्से में हरीश को देखा और गुस्से में लाल पीली होने लगी और हरीश से ऊंची आवाज में बोली, कुछ छोड़ के गए थे क्या जो निकाल कर खाने को दे दूं तुम्हें? भूख लगी है तो क्या मैंने दावत उड़ाई है? मैं भी तो भूखी प्यासी इस ठंड में बैठी हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मुझे तुझ जैसा दरिद्र पति मिला। ना किसी काम धंधे का पता नहीं, मेरे बाप ने तुम में क्या देखा था जो मुझे यहाँ फेंक गया? कविता अपने पति को उल्टा सीधा सुनाने लगी। ये देखकर भूख और ठंड से व्याकुल हरीश को गुस्सा आ गया। बाहर तूफान का शोर था और अंदर अंदर उसे बहुत गुस्सा आता है कि तभी वो अपनी पत्नी से गुस्से में बोलता है, अरे तुझे कुछ पता भी है? धन तो स्त्री के भाग्य से मिलता है। जब से मैं तुझे ब्याह कर इस घर में लाया हूं, तेरे कदम पड़ते ही मेरे सब कामकाज ठप हो गए। ना जाने वो कौन सा दिन आएगा जब तुझसे पीछा छूटेगा। हरीश के मुंह से इतना सुनते ही कविता आपे से बाहर हो गई और अपने पति से भी तेज आवाज में चिल्लाकर कहती है, तुम खुद तो कोई कमाई दमाई करते नहीं और दोष मेरे सर पर डाल रहे हो। बस दूसरों पर इल्जाम लगाना बखूबी आता है। खुद के निकम्मेपन पर शर्म नहीं आती और अपनी नाकामियों पर भी मेरा दोष लगा रहे हो। रो खूब रो, जितना रोना है रो, खूब आंसू बहाओ। शायद तुम्हारे आंसुओं से घर की पानी की कमी पूरी हो जाए। लेकिन याद रखना, तुम्हारे इन आंसुओं का अब मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आई बात समझ की नहीं? बहू को रोता देखकर हरीश का बूढ़ा बाप उनके पास आया और अपने बहू बेटे पे गुस्सा करने लग जाता है। अरे तुम दोनों ने क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों इतना शोर मचा रखा है और क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा करने से क्या ठंड कम हो जाएगी या पेट भर जाएगा? रोज रोज का ड्रामा बना दिया है सच में तुम दोनों ने। बाबूजी, झगड़ा मैं नहीं तुम्हारा ये सपूत कर रहा है। खुद तो कुछ करते धरते हैं नहीं, मुझे दोषी बताते हैं। मेरी जगह अगर कोई और औरत होती तो इस टूटे घर और बर्फीली हवाओं में एक दिन नहीं टिकती। आई बात समझ? इतना कहकर कविता फिर से जोर जोर से रोने लगी। कविता की रोने की आवाज बहुत तेज थी, इतनी तेज कि राजा के दरबार के सैनिक जो बाहर घूम रहे थे उन सैनिकों के कानों तक पहुंची। सैनिकों ने आवाज सुन के आपस में कहा, लगता है इस घर में कोई स्त्री रो रही है। हमें घर के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। दोनों सैनिक बगैर इजाजत के विराज के घर का दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं और वो हरीश से पूछते हैं, ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? तुम्हारे रोने की आवाज बाहर तूफान में भी सुनाई दे रही। क्या बात है, बोलो। सैनिकों को सामने देखकर कविता ने रोना थोड़ा कम कर दिया। हरीश का बूढ़ा बाप और हरीश ने भी डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। सैनिक को जवाब ना मिलने पर सैनिक एक और बार अपनी बात को दोहराते हैं और बोलते हैं, बोलते क्यों नहीं? क्या बात है जो तुम्हारी पत्नी रो रही है?
क्या तुमने इसे पीटा है? बताओ, क्या बात है? हरीश ने सैनिक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। कितनी शर्म की बात है, घर की बात। कविता के रोने से घर की चौखट लांग गई। अब मेरी नगर में क्या इज्जत रहेगी? इस महिला ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई जवाब नहीं है इस औरत का। अब बाहर के लोगों में भी कोई इज्जत नहीं बची। जरूर तुमने इसे पीटा है। शायद तुम अभी जानते नहीं हो कि महिष्मति के राज्य में महिला का अपमान करने की कितनी बड़ी सजा है। अब मुझे पूरी बात बताओ कि तुमने क्या किया है, इससे पहले मैं तुम्हें अपना बंदी बना लूं। सैनिक की बात सुनकर विराज को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सैनिकों से बोलता है, बात कुछ भी हो, यह हमारा घरेलू मामला है। तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और तुमने बगैर पूछे मेरे घर में प्रवेश कैसे किया? सैनिक हो तो किसी के घर में घुस जाओगे क्या? यूं दरवाजा तोड़कर इसकी भरपाई कौन करेगा? हरीश को गुस्से में बोलता देख सैनिक को लगा कि हरीश उसका अपमान कर रहा है, इसलिए वो कहता है, तुम्हें अभी इसी वक्त बंदी बनाया जाता है। एक महिला को पीटने के और राज्य के सेनापति का अपमान करने के जुर्म में अब तुम्हें हमारे महाराज सजा सुनाएंगे। अब हमारे साथ राज्य महल चलो, तुम चुपचाप मुंह बंद करके। सैनिक जबरदस्ती हरीश को बर्फीली हवाओं में खींच कर ले जाने लगे। हरीश का बूढ़ा बाप और पत्नी कविता सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सैनिकों ने उन दोनों की एक नहीं सुनी। हरीश को बर्फीली हवाओं में ले जाकर राजमहल में राजा के सामने पेश कर दिया और सैनिक ने राजा से कहा, महाराज की जय हो महाराज। ये आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था, इसीलिए हम इसे बंदी बनाकर आपके पास लाए हैं। सैनिक की बात सुनकर राजा जो अपनी गद्दी पर बैठे थे हरीश की ओर देखते हैं और फिर हरीश से पूछते हैं, क्या तुम जानते नहीं हो महिला पर हाथ उठाने की क्या सजा है? अगर तुमने अपनी पत्नी को पीटा है तो तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मंत्री सुमित जी, हम चाहते हैं कि इस आदमी का फैसला तुम करो। राजा के कहने पर न्याय मंत्री सुमित सिंह राठौर, जो कि राजा के बेहद प्रिय सेवक थे, उन्होंने हरीश से पूछा, तुमने अपनी पत्नी को पीटा है? क्या यह सच बात है? बाहर इतना भयानक मौसम है और तुम घर में हिंसा कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे तुम इस बारे में? और झूठ बिल्कुल मत बोलना, मुझे झूठ से बिल्कुल नफरत है, इसलिए सच बोलना। मैं क्या कहूँगा मंत्री जी, बस इतना समझ लीजिए कि मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है और मेरे पिताजी भी मुझसे नाराज रहते हैं। घर में हर समय क्लेश मचा रहता है। ठंड और भूख ने हम सब की मति भ्रष्ट कर दी है। इतना कहकर हरीश चुप हो गया। हरीश की बात सुनकर न्याय मंत्री सब समझ गए और उसकी ओर देखते हुए बोले, तुम्हारा अपराध तो बहुत बड़ा है, हम समझ गए इसका क्या हल है। महाराज, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए और शाही खजाने से इसे कुछ धन दिलवा दिया जाए। मैं आपको अभी सब कुछ समझा दूंगा। न्याय मंत्री सुमित जी की बात सुनकर राजा ने मंत्री की ओर चौंक कर देखा, पर कहा कुछ नहीं। अगले ही पल राजा ने दरबार में मौजूद दीवाने खास राम सिंह जी, जो राजा के सारे धन की देख रेख किया करते थे, उनसे कहा, राम सिंह जी, इस आदमी को राज खजाने से 50 सोने के सिक्के देकर सम्मान के साथ महल से बाहर छोड़ाओ। राजा के कहने पर राम सिंह जी हरीश को अपने साथ ले गए और उसे 50 सोने के सिक्के देकर सम्मान के साथ विदा कर दिया। हरीश, जिसने इतना धन कभी नहीं देखा था, इतना सारा धन पाकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है।
इस बर्फीले तूफान में जान भी बच गई और धन भी मिल गया। अब इस धन से मैं अपने घर की छत ठीक कराऊंगा और ढेर सारा खाना और लकड़ी लाऊंगा। बाबूजी और कविता भी खुश हो जाएंगे। हरीश के सोने के सिक्के ले जाने के बाद राजा न्याय मंत्री से पूछने लगते हैं। मंत्री जी, जब हमने अपराधी को कड़ी सजा देने की बात कही तो आपने उसे धन दिलवाकर रिहा क्यों करवा दिया? महाराज, वो आदमी अपराधी नहीं था। 3 सदस्यों वाले छोटे से परिवार में जब कोई एक दूसरे से खुश न हो और बाहर ऐसा कहर बरस रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि कारण घरेलू नहीं, अभाव है। सबसे बड़ा कारण धन का न होना है। मंत्री जी, हमारी समझ में तुम्हारी बात अभी भी नहीं आई। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैंने उस आदमी को रिहा करवाकर उसे धन दिलवाया है क्योंकि मुझे उसकी आंखों में मजबूरी दिख रही थी। महाराज, एक काम कीजिए, 1 हफ्ते बाद जब ये तूफान थोड़ा थम जाए, आप उस आदमी को दोबारा फिर से दरबार में बुलाइए। फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। ऐसे में आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा। आप अपनी आंखों से देखोगे तब समझ जाओगे। ठीक है मंत्री जी, जैसा आप कहें। हम 1 हफ्ते बाद उस आदमी को अवश्य ही महल बुलाएंगे। उधर जब हरीश अपने घर पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी पत्नी और पिता दोनों बहुत खुश होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको सैनिक इस ठंड में पकड़ कर ले गए। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। जब से आप गए हैं मेरे को आपकी चिंता खाए जा रही थी कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। जो हुआ सही हुआ। फिर हरीश ने अपनी पत्नी और पिता को सारी बात बताई और उन्हें सोने के सिक्के भी दिखाए। हरीश की बीवी बोली, इन सिक्कों से हम लकड़ियां और राशन ले आएंगे, लेकिन इतने पैसों से केवल 3 महीने का गुजारा हो सकता है। जब ये खत्म हो जाएंगे तब फिर से घर में वही ठंड और झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप कुछ काम कर लो ताकि पैसे का साधन बन जाए और हमें ऐसे खाली पेट सोना ना पड़े। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? तुम चिंता ना करो कविता, मैं कोई काम जरूर तलाश कर लूंगा। मुझे सब समझ आ गया कि मेरे दोस्त भी काम नहीं आएंगे जब हमारे ऊपर बुरा समय आएगा। इसलिए अब मैं खूब मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत की किसी के आगे हाथ ना फैलने पड़े। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है। बाहर मौसम थोड़ा साफ हुआ लेकिन ठंड बरकरार थी। 1 सप्ताह बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि हरीश को दरबार में पेश किया जाए। राजा के आदेश पर हरीश पुनः दरबार में पेश हुआ। हरीश, अब तुम्हारे घर का क्या हाल है? लड़ाई झगड़ा बंद हुआ कि नहीं, या अभी भी हाल है तुम्हारे घर के? राज, हमारे घर में धन और अभाव की लड़ाई थी। सोने के सिक्के मिलने पर हमने घर की मरम्मत करवाई और गर्म कपड़े लिए। अब हमारे दिन पहले से अच्छे से गुजर रहे हैं, इसलिए घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। राजा ने मंत्री की बुद्धिमानी का लोहा माना। न्याय मंत्री ने हरीश को समझाया कि वो कोई काम तलाश करे ताकि धन की कमी स्थायी रूप से दूर हो सके और उसे फिर से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े गरीबी के कारण। हरीश खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक भीड़ दिखी जहां एक आदमी बकरी बेच रहा था। वो चिल्ला रहा था, आओ आओ और जादुई बकरी लेके जाओ, सिर्फ 10 सोने के सिक्कों में। आओ और ले जाओ जादुई बकरी। जो इस वफादार बकरी को 10 सोने के सिक्कों में खरीदेगा उसे कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये है जादुई बकरी है। अरे भाई, जब ये बकरी इतनी ही जादुई है तो तुम खुद ही क्यों नहीं रख लेते अपने पास? दूसरों को क्यों बेच रहे हो? हमें सब पता है तुम्हारी बकरी बेचने की तरकीब है ये। जादुई बोलोगे तो लोग जल्दी खरीदेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत धन है। अब मुझे और धन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको जरूरत होगी पैसों की, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूं।
बकरी वाले की बात सुनकर हरीश के मन में लालच आने लगता है और वो कुछ सोचने लगता है। अगर मैं इस आदमी से ये जादुई बकरी खरीद लूं, तो मेरा घर धन से भर जाएगा और मुझे इस ठंड में बाहर काम भी नहीं करना पड़ेगा। बगैर कुछ करे धन मेरे पास चला आएगा। ये तो अच्छा सौदा है। मैं इस बकरी को जल्दी खरीद लेता हूँ। अगर किसी और को पता चला तो ये मौका भी मेरे हाथों से निकल जाएगा। नहीं, मैं ही इस बकरी को खरीदूंगा। हरीश सोने के सिक्के देकर बकरी को खरीद लेता है और बकरी को बर्फीले रास्ते से अपने घर ले जाता है। हरीश आज बहुत खुश था। पूरे रास्ते कुछ सोचता हुआ अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी कविता को भी सारी बात बताता है। आगे सुनती हो? कविता, कहा हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हो। जल्दी बाहर आओ और मेहमान से मिलो आके। कविता शॉल लपेटे घर से बाहर निकली और अपने पति की आई और कविता ने बकरी को देखकर बोला, अरे आप ये बकरी कहाँ से ले आए? बाहर इतनी बर्फ है, इसे रखेंगे कहाँ? मैंने आपको पहले ही फिजूल खर्ची करने से मना किया था और आप ये बकरी ले आए। हमें क्या जरूरत है बकरी पालने? जाइए और इसे वापस कर दीजिए। मैं इसे 10 सोने के सिक्के देकर लाया हूँ। ये जादुई बकरी है। जिस घर में जाती है उसे धन से भर देती है। ये आपने क्या किया? किसी ने आपको ठग लिया? अब हम इस बकरी को क्या खिलाएंगे? यहाँ तो खुद खाने को कुछ नहीं है और बाहर घास भी बर्फ के नीचे दबी है। आप इसे इसके मालिक को वापस दे के आ जाओ। हमें नहीं चाहिए कोई बकरी। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं जंगल में जाकर बर्फ हटाकर घास खा लिया करूंगी। बकरी को बोलता देख हरीश और कविता समझ गए ये कोई आम बकरी नहीं है और अगले कुछ दिनों में उस जादुई बकरी ने घर का कायाकल्प कर दिया। वो हर सुबह बर्फबारी के बीच जंगल जाती और शाम को अपने मुंह में पैसों की गड्डी लेके वापस लौटती। धीरे धीरे हरीश के पास भी बहुत पैसा हो जाता है और वो भी अपने गांव के किसी गरीब आदमी को बकरी दे आता है, क्योंकि हरीश चाहता था कि उसकी तरह कोई गरीबी और ठंड से इधर उधर ना भटके। चंद्रपुर गांव में हरि नाम का एक समोसे वाला रहता था। अपने छोटे से परिवार के साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी ममता और एक बेटा मोहन था। वो सब एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। हर दिन की तरह हरि अपना समोसे का ठेला लेकर काम के लिए जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी ममता बोलती है, सुनिए जी, कल सेठ धनी राम आए थे और बोल रहे थे कि अपने पति से बोल देना कि मुझे मेरी जगह पर रेडी लगाने का हफ्ता दे, या तो मैं उसको ठेला लगाने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सेठ से आज बात कर लूंगा। इतना कहकर हरि अपनी रेडी लेकर समोसे बेचने के लिए निकल जाता है। हरि जहां अपनी समोसे की रेडी लगता है वह जगह सेठ की है, इसलिए सेठ हरि से उस जगह पर रेडी लगाने का हफ्ता मांगता है। हरि समोसे तलने लग जाता है कि तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। अरे बेटा हरि, आज तुमने यहाँ रेडी लगा रखी है। वैसे तो तुम बाजार में रेडी लगाते थे, आज यहाँ क्यों? अरे बाबा, आपको क्या बताऊं, मैं जहां रेडी लगता था वो जगह सेठ की है, इसलिए वो मेरे से रोज हफ्ता मांगता था। इतनी तो मेरी कमाई नहीं होती जितना वो हफ्ता मांग लेता है, और एक भी दिन हफ्ता न दो तो घर पर धमकी देने आ जाता है। इसलिए आज से यहीं पर रेडी लगाऊंगा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारे थोड़े पैसे तो बचेंगे। तुम बस मेहनत करते रहो, देखना तुम्हारे समोसे इतने अच्छे होते हैं कि एक दिन तुम्हारे समोसे का पूरे गांव भर में प्रचार होगा। सूरज ढलने लगता है। हरि अपने समोसे की रेडी के सामने उदास मन से खड़ा होता है, क्योंकि उसकी उतनी बिक्री नहीं हुई थी जितनी बाजार में रेडी लगाने से होती थी। उसके सारे समोसे बेकार हो चुके थे, क्योंकि उन समोसा को वह कल नहीं भेज सकता था। कल तक वह समोसे खराब हो जाते। उदास मन से हरि घर की ओर जाने लगता है।
क्या हुआ मोहन के पापा? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? और ये समोसे, इतने सारे समोसे, क्या हुआ? आज आपकी बिक्री नहीं हुई क्या? वो ममता, आज मैंने समोसे की रेडी बाजार में नहीं लगाई थी। सेठ की वजह से, इस वजह से समोसे बहुत कम बिके। तुम्हें तो पता ही है, जगह बदल जाने के कारण लोग सामान नहीं खरीदते। पर तुम चिंता मत करो, चलो घर चलकर खाना खाते हैं और मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा। घर जाकर हरी और उसका बेटा खाना खाते हैं। आराम से खाना खाने के बाद वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह हरी फिर से अपनी रेडी लेकर समोसे बेचने के लिए निकल जाता है। आज उसकी रेडी पर समोसे खाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। एक के बाद एक ग्राहक आता ही जा रहा था। अरे वाह भाई, क्या कमाल के समोसे बनाए हैं। ऐसा क्या डाला है समोसे में जो इतना अच्छा स्वाद आ रहा है? ऐसे समोसे तो पूरे गांव में कोई नहीं बेचता। जरा हमें भी तो बताओ, क्या क्या डाला है? कुछ नहीं भाई, समोसे तो वही रोज की तरह ही बनाए हैं। वही मसाले, वही मैदा, वही आलू। पर पता नहीं क्यों आज खाने वाले लोग भी ज्यादा हैं और स्वाद भी अच्छा बता रहे हैं। हरी की दुकान के समोसे फटाफट बिक जाते हैं। लोग इतने अच्छे स्वादिष्ट समोसे होने के कारण घर के लिए बंधवा कर समोसे ले जाने लगते हैं। ऐसे ही हरी मेहनत करता गया और उसकी मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया। उसके समोसे लोग बहुत प्यार से खाने के साथ साथ अपने घर के लिए बांध के भी लेकर जाते हैं। धीरे धीरे हरी के समोसे का स्वाद पूरे गांव में फैलने लगा और उसके समोसे जोरों शोरों से बिकने लगे। हरी रोज अपनी रेडी लगाता और लोग समोसे खरीदने आते हैं। एक समय ऐसा भी आया कि हरी ने अपनी मेहनत के फल से एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, जिसमें हैरी और उसका बेटा मोहन दोनों मिलकर काम किया करते थे और लोग उनके हाथों के बने समोसे के साथ साथ और भी चीजों को खाने आया करते थे। दूर दूर से लोग हरी के ढाबे में आया करते थे।